आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की अर्थशास्त्र की बुक का 3rd चैप्टर निर्धनता एक चुनौती के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे निर्धनता किसे कहते हैं, निर्धनता रेखा से क्या अभिप्राय है, निर्धनता के क्या क्या कारण हैं और सरकार द्वारा किए गए जो उपाय हैं निर्धनता को दूर करने के, इनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 2011-12 में भारत में कितने लोग निर्धन थे। 2011-12 में भारत में कुल जो निर्धन रह रहे थे वो कितने थे, 27 करोड़ के आसपास। लगभग 27 करोड़ लोग भारत में निर्धनता में जी रहे थे। 27 करोड़ यानी 270 मिलियन, यानी हम कह सकते हैं विश्व में सबसे अधिक निर्धन भारत में निवास करते हैं। अब देखिए निर्धन कौन हो सकता है। निर्धन अगर भूमिहीन श्रमिक है वो निर्धन हो सकता है। इसी तरह से शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग निर्धन हो सकते हैं। जो निर्माण स्थलों में काम कर रहे हैं, दैनिक वेतनभोगी श्रमिक जो निर्माण स्थलों में काम कर रहे हैं, निर्माण स्थल माने सड़क बनाने के काम में लगे हुए हैं, पुल बनाने के काम में लगे हुए हैं, बिल्डिंग बनाने के काम में लगे हुए हैं, वो दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी निर्धन के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी निर्धन के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से जो चिथड़ों में बच्चे उठाए हुए भिखारी जो हैं, ये भी निर्धन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए निर्धनता के कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए सबसे पहला कारण है भूमिहीनता। अगर श्रमिकों के पास भूमि नहीं है वो निर्धन के अंतर्गत आता है। इसी तरह से व्यक्ति अगर बेरोजगार है, परिवार का आकार जो है ये निर्धनता को प्रभावित करता है। कैसे? अगर परिवार छोटा है और दूसरा परिवार बड़ा है, एक परिवार छोटा है दूसरा परिवार बड़ा है, दोनों की आय समान है, तो प्रति व्यक्ति जो व्यय है वो किस में ज़्यादा हो सकता है, ये छोटे परिवार में। प्रति व्यक्ति जो खर्च हो रहा है एक पर वो ज़्यादा हो सकता है छोटे परिवार पर। इसको हम एक उदाहरण से द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए ये परिवार छोटा है, इसमें 4 लोग रह रहे हैं, दूसरा परिवार बड़ा है, इसमें 12 लोग रह रहे हैं। अब मान लो दोनों की महीने की जो इनकम है ये 12,000 है। 12,000 इस छोटे परिवार के जो है इसकी भी आय है 12,000 रुपया, और जो बड़ा परिवार है इसकी भी 12,000 रुपया है। तो महीने में प्रति व्यक्ति खर्च कितना किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं एक व्यक्ति पर खर्च कितना किया जा सकता है छोटे परिवार में, ये किया जा सकता है। हम कैसे निकालेंगे, 12,000 में हम ये सदस्यों की संख्या का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा। छोटे परिवार में देखिए 3,000 रुपया, यानी एक व्यक्ति पर हर महीने 3,000 रुपया खर्च किया जा सकता है। और वहीं बड़े परिवार में, बड़ा परिवार अभी बताया आपको 12 सदस्य हैं, और कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पे, 12 लोग रह रहे हैं, और इनकम कितनी है, 12,000 है, और प्रति व्यक्ति खर्च कितना किया जा सकता है, इसमें हम 12 का भाग दे देंगे तो कितना हो गया, 1,000 रुपया। यानी अगर 4 व्यक्तियों का हमने देखा एक उदाहरण के द्वारा, अगर 4 व्यक्तियों का छोटा सा परिवार है, 12,000 की इनकम है, तो उसमें एक व्यक्ति पर महीने पर 3,000 रुपया खर्च किया जा सकता है। और वहीं अगर जो बड़ा परिवार है इसके सदस्यों की संख्या 12 है और इनकम इनकी भी 12,000 रुपया है महीने की, इस पर एक व्यक्ति पर कितना खर्च किया जा सकता है, बड़े परिवार में 1,000 रुपया कम खर्च किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं बड़ा परिवार भी गरीबी का एक मुख्य कारण है। इसी तरह से देखिए निरक्षरता, ये गरीबी को बढ़ावा देती है। खराब स्वास्थ्य है या कुपोषण है, खाना सही से नहीं मिल रहा है, ये निर्धनता को बढ़ावा देती हैं। कैसे निर्धन कैसे होंगे खराब स्वास्थ्य से, अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है उसकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी। अगर कार्य क्षमता कम हो जाएगी, देखिए अगर
खराब स्वास्थ्य है तो हम क्या कह सकते हैं, अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है तो इसकी उत्पादकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उत्पादकता अगर कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा, उसकी आय कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं खराब स्वास्थ्य भी निर्धनता का एक मुख्य कारण है। इसी तरह से बाल श्रम, जहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं, मतलब उनका परिवार गरीबी में जी रहा है, तभी वो बच्चों से काम करवा रहे हैं। इसी तरह से असहायता, अगर कोई किसी व्यक्ति के पास भूमि नहीं है, बेरोजगारी है, परिवार बड़ा है, निरक्षरता है और किसी भी तरह की उसको सहायता नहीं मिल रही है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, निर्धन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह से ये मुख्य कारण है। कौन कौन से कारण हो गए फिर से देख लीजिए एक बार। जो निर्धनता के कारण है ये कौन कौन से हैं। सबसे पहला है भूमिहीनता, दूसरा बेरोजगारी, परिवार का आकार, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, बाल श्रम, असहायता। ये क्या है, गरीबी के मुख्य कारण हैं या निर्धनता के मुख्य कारण हैं। अब निर्धनता का अर्थ क्या है, हम किसे निर्धन कहेंगे। देखो, निर्धनता का अर्थ अक्सर हम कहते हैं अगर कोई बीमार आदमी अपना इलाज नहीं करा पा रहा है तो वो व्यक्ति निर्धन है। इसी तरह से निर्धनता का अर्थ क्या है, उसको स्वच्छ जल नहीं मिल रहा, साफ सफाई की सुविधाओं का अभाव है, यानी वो निर्धन है। इसी तरह से अगर नियमित रोजगार की कमी है, नियमित रोजगार की मतलब कभी उसको रोजगार मिल जाता है कभी नहीं मिलता है, तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, निर्धनता के अंतर्गत आता है। इसी तरह से निर्धन कौन है, असहायता की भावना के साथ जीना निर्धन के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से देखिए, निर्धन लोग जो होते हैं ऐसी स्थिति में होते हैं जिनके साथ हर जो कार्यस्थल है वहाँ पर दुर्व्यवहार का उनको सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे हैं जो निर्धनता में जी रहे हैं। जो अभी हमने निर्धनता का जो अर्थ बताया कि कौन कौन लोग निर्धनता के अंतर्गत आते हैं, ये अक्सर हमें अपने चारों ओर दिखाई देते हैं। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है करोड़ों दयनीय निर्धन लोगों को निर्धनता से बाहर निकालना। अब निर्धनता के सूचक क्या हैं, हम कैसे नाप सकते हैं निर्धनता को। सबसे पहला देखो, निर्धनता को हम निरक्षरता स्तर से नाप सकते हैं, यानी जिस देश के लोग, जिस जगह के लोग कम साक्षर हैं, इसका मतलब वहाँ पे ये शिक्षा की व्यवस्थाएं सही नहीं है और वहाँ के लोग किसके अंतर्गत आ जाएंगे, निर्धन के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह से कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी निर्धनता का क्या हो गया, एक सूचक है। यानी जहाँ पर पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा है लोगों को, ये भी एक निर्धनता का सूचक है। इसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच की कमी और साथ ही स्वच्छ वातावरण न मिलना, सामाजिक अपवर्जन का मतलब है कुछ लोगों को समाज द्वारा आगे बढ़ने के अवसर नहीं दिए जा रहे थे, तो उससे भी क्या हो रहा था, गरीबी बढ़ रही थी, लोग निर्धन रह जा रहे थे क्योंकि उनको रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे थे। तो ये सब सूचक हैं या स्केल है कह सकते हैं जिससे निर्धनता को मापा जा सकता है। यानी जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, पानी पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल रहा है, शिक्षा का स्तर अच्छा है, लोगों को पौष्टिक भोजन मिल रहा है, रोजगार के अवसर वहाँ पर हैं, तो वो जगह क्या होगा, संपन्न जगह होगी। इसके विपरीत स्थिति क्या होगी, निर्धनता को प्रदर्शित करेगी या निर्धन। अब देखिए, निर्धनता रेखा क्या है। निर्धन वह है जिसकी आय इतनी है कि वह अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। मूल आवश्यकताएं कौन सी है, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए आवास, पहनने के लिए वस्त्र, शिक्षा व्यवस्था,
स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? मूल आवश्यकता के अंतर्गत आती है। तो हम कह सकते हैं निर्धन वो है जिसकी आय इतनी है कि वह मूल आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है। मूल आवश्यकता पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न समय और विभिन्न देशों में अलग अलग हैं, इसलिए काल व स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा अलग अलग हो सकती है। जैसे अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, क्योंकि अमेरिका क्या है? एक विकसित देश है। इसलिए जिस व्यक्ति के पास कार नहीं है तो उसको वहाँ पे गरीब मान लिया जाता है। जबकि भारत की स्थिति अलग है। भारत क्या है? विकासशील देश है, जहाँ पर क्या है? अभी भी कार रखना विलासिता मानी जाती है। तो इस तरह से जो ये निर्धनता मापने के निर्धनता रेखा है जो तय की जाती है, ये अलग अलग देश में अलग अलग समय के अनुसार, अलग अलग स्थान के अनुसार ये भिन्न हो सकती है। आगे देखिए, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी आवश्यकता आदि पर विचार किया जाता है। यानी ये देखा जाता है कि उस व्यक्ति की खाद्य आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं नहीं है, उसके पास पहनने के लिए जूते हैं या नहीं है, ईंधन है, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, ये सब चीज़ों को निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इस पर विचार किया जाता है। अब ये देखिए, निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए जो वर्तमान सूत्र है ये वांछित कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है। खाद्य वस्तुओं के अंतर्गत क्या क्या आती हैं? अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी को पूरी करती हैं। और अगर किसी व्यक्ति को ये सब चीज़ें मिल रही हैं, इसका मतलब वो संतुलित भोजन ले रहा है। संतुलित भोजन का मतलब उसको प्रोटीन भी मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, फैट भी मिल रहा है, इसी तरह से विटामिन भी मिल रहे हैं, खनिज लवण मिल रहे हैं। अगर उसको सारी चीज़ें मिल रही हैं, इसका मतलब उसका भोजन पौष्टिक है। इसी तरह से देखिए, आयु के अनुसार, लिंग के अनुसार और काम करने की प्रकृति के अनुसार जो है कैलोरी की आवश्यकता बदलते रहती है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, ये 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यक माना जाता है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन माना जाता है। यानी हम कह सकते हैं गांव के लोगों को कितने कैलोरी की आवश्यकता है प्रतिदिन? 2400 कैलोरी की, और शहरी क्षेत्र के लोगों को 2100 कैलोरी की। यानी हम कह सकते हैं निर्धनता रेखा का मतलब क्या हो गया? अगर व्यक्ति को अगर गांव क्षेत्र में है 2400 कैलोरी प्रतिदिन मिल रहा है, शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन मिल रहा है, तो इसका मतलब वो निर्धनता रेखा से ऊपर है। लेकिन अगर इनसे कम कैलोरी उनको मिल रही है, इसका मतलब वो निर्धनता रेखा से नीचे है। अब यहाँ पर जो निर्धारण किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में, हम कह रहे हैं 2400 कैलोरी प्रतिदिन, और यहाँ पर हम कह रहे हैं शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। यहाँ पे शहरी क्षेत्रों में कम क्यों लिया जा रहा है? ये मान लिया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग शारीरिक काम ज़्यादा कर रहे हैं। शारीरिक काम ज़्यादा करने से का मतलब क्या हुआ है? उन्हें ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता है, उन्हें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। इसलिए निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी अलग अलग रखी गई है। 2011-12 में आय के आधार पर जो निर्धनता रेखा का निर्धारण किया गया, आय के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में माना गया 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, और शहरी क्षेत्रों का निर्धारण जो किया गया ये 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह किया गया था निर्धारण। तो ये
देखिए यहाँ पे अभी हमने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है और शहरी क्षेत्र में उसकी अपेक्षा कम कैलोरी प्रतिदिन ज़रूरी होती है। उसके बावजूद भी यहाँ पर आय स्तर कम क्यों रखा है ग्रामीण क्षेत्रों में 816 और यहाँ पे 1000 रुपया क्यों रखा हुआ है? इसलिए क्योंकि ये माना जाता है शहरी क्षेत्रों में महंगाई ज़्यादा है और ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई कम है। इसलिए आय के हिसाब से जब निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है तो उस समय माना जाता है 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर ग्रामीण क्षेत्र में मिल रहा है और 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह शहरी क्षेत्र में मिल रहा है तो वो निर्धनता रेखा से ऊपर है। अगर उससे नीचे उसको मिल रहा है तो इसका मतलब वो निर्धनता रेखा से नीचे है। अब देखिए, यदि मान लीजिए अगर ग्रामीण क्षेत्र में 5 लोग हैं, शहरी क्षेत्र में भी परिवार में 5 लोग हैं, तो यहाँ पे कुल खर्चा कितना हो जाएगा? देखिए, एक व्यक्ति को कितना मिल रहा है, मान के चल रहे हैं 816 आई है। अगर 5 व्यक्ति हैं तो कितना हो गया, ये इसको गुणा करेंगे तो ये हो गया 4080 रुपया। इसी तरह से अगर शहरी क्षेत्र में हम मान के चल रहे हैं एक व्यक्ति की आय अभी हमने कहा यहाँ पे 1000 रुपया है और 5 व्यक्ति हैं तो कितनी हो गई 5000 रुपया। तो इसलिए हम कह सकते हैं अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो उसमें एक परिवार 5 सदस्य के परिवार को एक महीने में 4080 रुपये की ज़रूरत होगी और अगर शहरी क्षेत्र में है तो 5000 रुपया उस परिवार को ज़रूरत होगी जिसके सदस्यों की संख्या 5 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मान लिया जाता है कि शहरी क्षेत्रों में महंगाई ज़्यादा होती है। निर्धनता रेखा का निर्धारण हर 5 वर्ष में होता है। NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ये जो सर्वेक्षण है किसके द्वारा किया जाता है? NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या हम कह सकते हैं ये सर्वेक्षण किया जाता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। 1993-94 में निर्धनता अनुपात 45% से गिरकर 2004-05 में 37.2% तक रह गया। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, निर्धनता अनुपात में जो है ये धीरे धीरे कमी आते जा रही है। हाल के कुछ अध्ययनों ने बताया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति को छोड़कर अन्य सभी अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है। निर्धन परिवार में सभी लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, चाहे वो भोजन के लिए है, शिक्षा के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है, आवास के लिए, वस्त्र के लिए है, या हम कह सकते हैं मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन परिवार में महिलाओं, वृद्ध लोग और बच्चियों को भी परिवार को उपलब्ध संसाधनों से भी वंचित रखा जाता है। तो अभी भी हम कह सकते हैं कि परिवार में महिलाओं की स्थिति, वृद्ध लोगों की स्थिति, बच्चों की स्थिति ज़्यादा सही नहीं है। अब है देखिए अंतर्राज्यीय असमानताएं। 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार भारत में निर्धनता अनुपात 22% है, जबकि मध्य प्रदेश, असम, यूपी, बिहार, ओडिशा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है। इसी तरह से बिहार और ओडिशा में क्या है, जो निर्धनता प्रतिशत है वो बहुत अधिक है। ये देखिए 33.7 और 32.6%। इसी तरह से ये ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है।
केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहाँ पर निर्धनता में बहुत अधिक गिरावट आई है। इसी तरह से देखिए, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में क्या होता है, ये जो निर्धनता दूर करने के उपाय हैं, ये मुख्य रूप से कहाँ पर किया जाता है? कृषि में नए टेक्निक से खेती की जाती है, जिससे वहाँ पर निर्धनता धीरे धीरे कम होती जा रही है। केरल, अब देखिए केरल ने किया हुआ है, केरल कैसे निर्धनता को कम करते जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर मानव संसाधन पर विशेष ध्यान दिया गया है। मानव संसाधन यानी मनुष्य की शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, प्रशिक्षण पर केरल में बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल पर गरीबी धीरे धीरे कम क्यों होते जा रही है? क्योंकि यहाँ पर भूमि सुधार के उपाय अपनाए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पर निर्धनता कैसे कम हो रही है? क्योंकि यहाँ पर अनाज के सार्वजनिक वितरण में सुधार किया जा रहा है। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है, यहाँ पर अनाज का सार्वजनिक वितरण जो है ये बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा परिवार इसके अंतर्गत आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे निर्धनता का प्रतिशत धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब देखिए पूरे विश्व में निर्धनता की क्या स्थिति है। चीन ने मानव संसाधन विकास व आर्थिक प्रगति के कारण यहाँ पर निर्धनों की संख्या 1981 के 88.3% से कम होकर 2008 में कितनी हो गई? 14.7% रह गई। और 2015 में ये केवल कितनी रह गई? 0.7% रह गई। यानी चीन ने मानव संसाधन विकास पर बहुत अधिक ध्यान दिया है और साथ ही आर्थिक प्रगति वहाँ तेज़ी से हुई है, इसलिए निर्धनों की संख्या तेज़ी से वहाँ पर घटी है। इसी तरह से दक्षिण एशिया के कुछ देश हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, यहाँ पर भी क्या है, निर्धनों की संख्या में तेज़ी से गिरावट आई है। 2005 में 34% से गिरकर 2013 में लगभग आधी हो गई। कितनी? 16.2% रह गई। तो ये क्यों आ रही है गिरावट? गरीबों की संख्या कम क्यों होते जा रही है? क्योंकि सरकारों के द्वारा बहुत से उपाय किए जा रहे हैं, जिससे निर्धनता जो है ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। निर्धन लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस के नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है। यहाँ पे देखिए एक ग्राफ दिखाया है आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार। ये ग्राफ दिखा रखा है भारत के चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब देखिए यहाँ पे निर्धनता का अनुपात सबसे पहले यहाँ पे देखिए पूरे भारत का दे रखा है। यहाँ पे ये 21.9 के आसपास है और बिहार जो है यहाँ पे निर्धन लोग सबसे ज़्यादा हैं। इसी तरह से उड़ीसा में ज़्यादा है। ये बिहार और उड़ीसा में जो अनुपात है निर्धनता का अनुपात, ये भारत के औसत अनुपात से भी ज़्यादा है। अब देखिए वहीं पे केरल है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ पे क्या हुआ है, जो निर्धन लोग हैं इनकी संख्या कम होते जा रही है, क्योंकि इन्होंने कई भूमि सुधार या मानव संसाधन विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया है। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर ज़्यादा ध्यान दिया है। इससे वहाँ की गरीबी जो है ये दूर करने में सहायता मिली है। तो इस तरह से इस ग्राफ के द्वारा हम भारत के कुछ राज्यों में निर्धनता अनुपात के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए भारत में निर्धनता के कारण। भारत में निर्धनता के क्या क्या कारण हैं? जैसे यहाँ पे आर्थिक विकास का निम्न स्तर रहा।
आपको मालूम होगा पहले से हमारा देश में ब्रिटिश लोगों का साम्राज्य था। उन्होंने पूरा शोषण किया भारत का और आर्थिक प्रगति के अवसर लोगों को कम मिले, इसलिए आर्थिक विकास का यहाँ पे निम्न स्तर रहा। दूसरा है रोजगार के अवसर घटे। क्यों घटे? क्योंकि उन्होंने जो पारंपरिक हस्तकारी होती थी उसको धीरे धीरे कम कर दिया था और धीरे धीरे समाप्त होते गए। पारंपरिक हस्तकारी में क्या होता है, परिवार के सदस्यों को रोजगार मिला रहता है। परिवार के सदस्य या आसपास जो लोग रहते हैं वो सब रोजगार से जुड़े रहते हैं। अंग्रेज़ों के कारण ये नीति धीरे धीरे कम होती गई, पारंपरिक हस्तकारी को नष्ट कर दिया गया, उसके बदले मशीनों के द्वारा उत्पादन कार्य होने लगा। इससे क्या हुआ, रोजगार के अवसर कम होते गए। साथ ही जनसंख्या वृद्धि दर तेज़ी से बढ़ी भारत में। जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ने का कारण क्या हुआ, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, सबका उसका फ़ायदा किसी को नहीं मिल पाता और ये असफलता का चक्र जो है ये निर्धनता चक्र के रूप में बना रहता है। निर्धनता चक्र का मतलब क्या हो गया है, व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है तो आय नहीं है, आय नहीं है तो वो निवेश नहीं कर पाएगा, उसको रोजगार नहीं मिलेगा और ये क्रम लगातार चलता रहता है और इस तरह से वो निर्धनता के जाल में फंसा रहता है। इसी तरह से आय की असमानता है। यहाँ पे किसी के पास संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है जबकि कुछ लोगों के पास संसाधन या तो नहीं है और हैं तो बहुत कम है। तो आय की असमानता, संसाधन में प्राकृतिक संसाधन भी आ सकते हैं और मानव निर्मित संसाधन भी आ सकते हैं। इसी तरह से सामाजिक दायित्वों व धार्मिक अनुष्ठान में यहाँ पे बहुत खर्च किया जाता है। जो सामाजिक दायित्व हैं या धार्मिक अनुष्ठान है इसमें खर्च बहुत होता है। धार्मिक अनुष्ठान का मतलब क्या होता है, या जो सामाजिक दायित्व हैं जैसे शादी ब्याह है, नामकरण है या घर में कोई फंक्शन किया जा रहा है, पार्टी करी जा रही है, उसमें क्या होता है, पैसा नहीं होते हुए भी लोग उधार लेकर इन अनुष्ठानों को पूरा करते हैं और इस तरह से अनुत्पादक कार्यों में ये खर्च होता रहता है। अनुत्पादक कार्य में खर्च हो रहा है, उन्होंने किसी से कर्जा ले रखा है, उनको उसके बदले ब्याज भी देना है और ये भी निर्धनता का एक मुख्य कारण है। इसलिए रोजगार की तलाश में क्या हो रहा है, लोग गांवों से शहर की ओर को जा रहे हैं। शहर में चाहे वो कैसा छोटे मोटे काम कर रहे हैं, शहर में किस तरह के काम कर रहे हैं, वो घरेलू नौकर के रूप में कार्य कर रहे हैं, घर बनाने में के श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, रिक्शा चालक के रूप में, विक्रेता के रूप में ये कार्य कर रहे हैं, जबकि उनको गांव में ज़्यादा अवसर प्राप्त हैं। उसके बावजूद भी वो शहर की ओर को जाकर कम आय पर अपना गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। तो इस तरह से निर्धनता के ये सब कारण हैं। तो कौन कौन से कारण हो गए निर्धनता के? आर्थिक विकास का निम्न स्तर, रोजगार के अवसर धीरे धीरे कम होते गए, पारंपरिक हस्तकारी जो है ये नष्ट होते गई, जनसंख्या वृद्धि दर का बढ़ना, आय में असमानता, सामाजिक दायित्वों व धार्मिक अनुष्ठान में बहुत अधिक खर्च से निर्धनता जो है ये धीरे धीरे बढ़ती गई। सरकार ने निर्धनता दूर करने के लिए बहुत से उपाय अपनाए हैं। देखिए 1950 से 1980 तक ब्रिटिश औपनिवेश का असर रहा, निर्धनता 45% तक बनी रही। 1970 के दशक में आर्थिक समृद्धि दर 3.5% थी। 1980 के दशक 80-90 के दशक में आर्थिक समृद्धि दर बढ़कर कितनी हो गई? 6% हो गई। सरकार के द्वारा निर्धनता दूर करने के लिए समय समय पर कुछ कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जैसे इसमें से एक प्रसिद्ध योजना या कार्यक्रम है सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जाती है, इसको मनरेगा कहा जाता है। मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस एक्ट के तहत लोगों को साल में 100 दिन काम करने की गारंटी दी जाती है। तो इस तरह से अगर उनको साल में 100 दिन भी काम मिल जाए तो उससे क्या होगा, गरीबी दूर करने में वो सहायक होगा। इसी तरह से 2004 में 150 150 जिलों में
राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके द्वारा गरीबी दूर करने की कोशिश की गई। इसी तरह से 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ किया गया। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? ग्रामीण क्षेत्र व छोटे शहरी क्षेत्र हैं में शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ये योजना कब शुरू की गई थी? 1993 में ये योजना शुरू की गई थी। इसी तरह से हमारे सामने क्या चुनौती है? अगले दशकों में सभी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध मिले, शिक्षा के अवसर मिले, रोजगार की सुरक्षा गारंटी मिले एक तरह से। इसी तरह से प्रशिक्षण की सुविधाएं मिले, लैंगिक समानता, निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियों का अभी भी हमारे देश को सामना करना पड़ा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में अभी भी सरकार को बहुत काम करने हैं जिससे कि देश की निर्धनता को दूर किया जा सके, और साथ ही लोगों का सहयोग भी इसमें मिलना चाहिए। लोगों को भी स्वरोजगार की ओर उत्साहित होना चाहिए, जिससे कि अगर स्वरोजगार अपनाया जाएगा तो घर के सदस्यों को, आसपास के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और देश की गरीबी दूर करने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी।